हेलो दोस्तों, मैं सुधा तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स के साथ तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, उस बार का हमारा प्रश्न था, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ बार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो दोस्तों, इन पंक्तियों के रचयिता हैं कवि नाभादास। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि कहा जाता है देवनागरी लिपि को। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ। अगला प्रश्न, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, यह किया जा रहा है आगरा में। अगला प्रश्न है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी जो है वह नागालैंड की राज्य भाषा है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो देखिए, दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। अगला प्रश्न हमारा है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु जो है वह द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न हमारा है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो देखिए, द्विवेदी युग का जो नामकरण है वह हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए, नमक का दारोगा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो देखिए, इस पंक्तियों के रचयिता हैं जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न हमारा है, नर और नलनीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्तियों के रचयिता हैं बिहारी लाल। अगला प्रश्न हमारा है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो देखिए, यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न हमारा है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो देखिए, निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास जी को माना जाता है। दोस्तों, यहाँ बात भक्ति काव्य की हो रही है, तो चलिए हम भक्ति काल के बारे में जान लेते हैं। भक्ति काल का उदय माना जाता है 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक, और ये जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा यानी जो प्रभु के निराकार रूप को मानते हैं, उनका मानना होता है कि ईश्वर जो है वह हमारे अंदर है, हमारे मन में, हमारे कर्मों में है। और जो सगुण रूप को मानते हैं वह मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। अब निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, इसे भी दो भागों में बांटा गया। एक हो गया संत काव्य धारा, जिसके प्रमुख माने जाते हैं कबीरदास जी, और दूसरा हो गया सूफी काव्य धारा, जिसके प्रमुख माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया कृष्ण काव्य धारा। अब कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने गए सूरदास जी। दूसरा राम काव्य धारा, और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने गए तुलसीदास जी।
तो इस प्रकार भक्ति काल को विभाजित किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न हमारा है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो देखिए न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। अगला प्रश्न हमारा है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न हमारा है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए पंचवटी में द्विगु समास है। द्विगु समास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो द्विगु समास जो है वह संख्यावाचक होता है, इसमें संख्या का बोध किया जाता है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो द्विगु समास और द्वंद्व समास में कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा द्विगु समास जो है वह संख्या वाचक यानी कि संख्या का बोध कराता है, और द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें माता पिता, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं माता और पिता, तो यह क्या हो जाएगा? यह हमारा द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पद्मावत किसकी रचना है? देखिए अभी मैंने आपको बताया है पद्मावत जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यहाँ देखिए मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न हमारा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो देखिए इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न हमारा है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देखिए यह देवसेना के द्वारा कहा गया है। आपको पता है स्कंदगुप्त जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित है? स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो देखिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो देखिए शिकार करना जो है वह पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। अगला प्रश्न हमारा है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न हमारा है, अब यहाँ देखिए दोस्तों ये जो है वह मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेमचंद। और प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो देखिए प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अभी अभी आपको बताया है प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है वह छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए इसके रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो देखिए इसके रचयिता हैं रैदास जी। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन का विलोम क्या है? तो प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो देखिए प्राचीन काल में मानव द्वारा चावल का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि जो है वह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। क्या नाम दिया? तो देखिए इसे पिंगल भाषा नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो देखिए प्रेमचंद जो है वह प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है?
तो देखिए वो भक्ति शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो देखिए उनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है वह दोबारा आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। अगला प्रश्न है बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो दोस्तों बांगरू बोली को कहा जाता है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी रीति काल के कवि थे। अगला प्रश्न हमारा है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो देखिए इनके आश्रित कवि थे मतीराम। तो चलिए दोस्तों अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाए। आपका सवाल है बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में अवश्य दें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।